हरि ओम। आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। संध्याकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। सितंबर का माह बड़ा ही उत्साह का होता है, जिसमें राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के द्वारा तत्वाधान में की जाने वाली ये शिक्षकों का सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छा कार्य है। संस्था जो 1 साल पहले स्थापित हुई, उसने 1 साल अभी पूरा उसको होने वाला है, फिर भी उसने बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। तपन जी और उनकी पूरी टीम, राजपूत जी, सुनील राजपूत जी को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत अच्छा प्रयास है और आज के समय में हम इस विज्ञान के युग में योग से विज्ञान की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो आज हम तकनीक के माध्यम से दूर बैठे हुए उन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैंने 2-3 पूर्व ये सेशन देखा है, काफ़ी अच्छा है। मुझसे पहले जो वक्ता आए हैं काफ़ी विद्वान लोग हैं, अपने क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा नॉलेज है और शिक्षक दिवस अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ा हूँ। वैसे मैं बहुत कम लाइव आता हूँ, आखिर मगर राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से मुझे मौका मिला है, तो आज कुछ बातें आपसे कहने को मौका मिल रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ हम चर्चाएं करते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट योग में फैली भ्रांतियाँ और निदान, योग में फैली भ्रांतियाँ और निदान, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना हुआ है, भय है। कोरोना जैसी बीमारी ने पूरे विश्व को जकड़ रखा है और इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे 3, 4, 5, 6 महीनों में योग भी अपना एक अमूल्य योगदान दे रहा है। पर इसके साथ साथ योग में कई भ्रामक भ्रांतियाँ भी हैं जो जन्म लेती हैं, और बात ठीक भी है। यदि सही चीज़ है तो बाधाएं हैं। जिस प्रकार आप जब कार्य कर रहे होते हैं तो बाधाएं तो आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वह ताजगी, वह सुंदरता, विचारों में सहजता, शरीर में लोच, सुदृढ़ता, सुंदरता सब आती है। जीवन हमारा सुंदर होता है। पर आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं, योग की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, योग क्या है, किससे शुरू किया है, आज हम योग कर रहे हैं और योग हमें क्यों करना चाहिए। योग सभी जानते हैं जोड़ने का माध्यम है, तो आज हम सभी इस कार्यशाला में आधुनिक माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं और आज हम उस चीज़ का फायदा उठाएंगे। योग आप सब जान रहे हैं, योग पर योग में जो भ्रांतियाँ आ रही हैं उन भ्रांतियों को हम कैसे दूर करें।
आपने सुना होगा कि विज्ञान एक तत्व को लेकर आगे बढ़ता है, रिसर्च होती है। रिसर्च के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये इस प्रकार से कार्य करता है। पर योग में प्राचीन काल से लेकर आज तक भ्रांतियां चली आई हैं और चल रही हैं। पर उनके बाद जब काफ़ी रिसर्चर आए हैं जिन्होंने योग पर काम किया है और जब उनने उस चीज़ को विज्ञान से जोड़ते हुए बताया है, तो तब जाके समझ में आया है कि विज्ञान को कहना चाहिए कि एक अलग ही टेक्निक होने के बाद भी योग तो उससे भी अच्छा है। तो विज्ञान के लिए तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, प्रयोगशालाएं चाहिए, पर योग प्रकृति रूपी प्रयोगशाला में हम सीख सकते हैं। घर से लेके बाहर पूरी प्रकृति ही हमारे लिए प्रयोगशाला है। तो योग को किस प्रकार से समझे, तो हम कहने की बात यह है कि योग को समाज में जब हम लेके आए, लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं योग हम क्यों करें, योग तो एक साधु सन्यासी लोग हैं वो लोग करते हैं। तो ठीक भी बात है, ये ज्ञान हमारा पुरातन है, वेदों से हमें प्राप्त हुआ है, पर देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। हमारे महर्षियों ने उस ज्ञान को संजोकर ग्रंथों के माध्यम से, यह भी एक रिसर्च है, ग्रंथों के माध्यम से पतंजलि ने ग्रंथ दिया है, स्वामी स्वात्माराम ने दिया है, हठ प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, और योग के हम अन्य ग्रंथों को भी यदि हम देखें तो ये सभी एक रिसर्च है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। बोलते हैं ना, 100 बका 1 लिखा। आप किसी बात को, यदि मैंने आपसे एक बात कही है, उसी बात को आप सुनेंगे तो आप उससे आधा कह पाएंगे। जब आप किसी को सुनाएंगे वो उससे आधा सुन पाएगा और उससे भी आधा कह पाएगा। तो कई बार क्या होता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। एक कहावत है गाँव में, एक छोटी सी एक मुझे कहावत याद आई है, उससे आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है लोक कथाओं का देश रहा है, कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है। तो आप देखें कि एक घटना घटी, एक समय जब बारिश हो रही थी तो भ्रांतियां कैसे फैलती हैं। बारिश हो रही थी, एक बुढ़िया अपने घर में, पुराने मकान के खपेल वाले, उसमें बैठी हुई है, बारिश तेज हो रही है, बाढ़ आई है। जैसे अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई, भगवान इंद्र की जो कृपा दृष्टि रही प्रकृति के साथ में, उसने प्रकृति को स्वच्छ एवं निर्मल कर दिया। पर उस निर्मलता के बीच में कुछ लोगों को बाढ़ का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसी ही घटना घटी कि एक बुढ़िया है, अपने झोपड़ी मकान में बैठी है, उसका छप्पर टूटा हुआ है और उससे पानी गिर रहा है। वह जंगल के आसपास रहती है। पता चला कि जंगल में काफ़ी बारिश हो गई, कुछ जानवर निकल के बाहर भागे, तो उनमें से जंगल का राजा जिसको कहते हैं, वह भी आश्रय लेने के लिए कुछ झोपड़ी में आके बैठ जाता है। अब वो बुढ़िया है, उसको डर लग रहा है, ऊपर से पानी है, छप्पर में से पानी टपक रहा है। आपने आवाज़ सुनी तो पानी जब गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है टप टप टप। अब ये देखिए भ्रांतियाँ। अब तब जब पानी गिर रहा है तो उसको बुढ़िया को डर लग रहा है। वो कहती है कि जितना मुझे शेर का डर नहीं उतना मुझे तकलीफ का डर। वो डर में वो बात कह रही है, पर वो शेर नहीं समझ पाया। शेर ने सोचा कि यार टपका क्या है, बुढ़िया को जब मुझसे डर नहीं है, वो अपने स्थान पर बैठ के बात कर रही है, बता रही है, तो उसको मनोवृत्ति देखिए आप उसकी, कि डर उसको लग रहा है बरसात का, डर लग रहा है उसे जंगली जानवरों का। एक जंगली जानवर उसकी कुटी में छुपा हुआ है, ठीक है, पर वो उसको डर में वो शब्द कह रही है, टपका एक देसी भाषा में बूंद होती है, ठीक है। तो शेर बोला यार जब इस औरत को शेर से डर नहीं है तो टपके से डर है, तो हो सकता है जरूर मुझसे कोई बड़ा जानवर है। तो ये देखिए वो भाग जाता है। तो ये भ्रांति है, अर्थ का अनर्थ। तो योग क्या करता है, उस चीज़ को जानना, इसीलिए रिसर्च,
जब आप योग में रिसर्च करते हैं तो भ्रांतियाँ धीरे धीरे दूर होती हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने एक नियम बना दिया कि ये नियम होते हैं, 8 नियम हैं, यदि आप इसका पालन करते हैं तो उसका परिणाम आपका अच्छा होगा। जैसे जो फार्मूला है, आप फार्मूला लगाएं तो आंसर आएगा, फार्मूला का आपका गलत हुआ तो आंसर नहीं होगा। तो योग आज हम देखें, आज वर्तमान युग में इसकी ज़रूरत है। क्यों है? आज आप देखेंगे साहब, 4 काल हुए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब कलयुग में देखिए तुरंत आपको उसका परिणाम मिलता है ऑन द स्पॉट। आप किसी के साथ अच्छा करें वो रिप्लाई देगा, आप देने जाते हैं तो आपको लेने के लिए मिलता है। तो ये सिंपल सी बात है, नेचर के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो नेचर आपको देगा। तो पतंजलि वही कहता है कि आपके अंदर क्या है, यदि आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी को बता देते हैं, सहायता करते तो क्या है, ये आपके यम नियम को तो सुदृढ़ कर रहा है, आपके अंदर अहिंसा को डेवलप करेगा। ठीक है ना? तो आप देखेंगे योग जो है चारों तरफ योग है। ऐसा नहीं है कि और हर एक व्यक्ति योग में ही जी रहा है, जुड़ा हुआ है उससे। पतंजलि ने हमें बताने की कोशिश की है, पर कुछ लोगों ने उस ज्ञान से हमें दूर भी रखा, कहा कि ये सन्यासियों को ज्ञान है, साधु संत हैं। यदि कोई घर में बच्चा इस क्षेत्र में आकर काम कर रहा है तो समाज के लोग कहते हैं ये तो सन्यासी बन गया, ये तो योगी हो गया। तो योगी दिस इज नॉट आउटफिट, ये परिधान नहीं है। आप जैसे कपड़ा जो आप पहन रहे हैं तो आप क्या कपड़े के, आप जैसे कपड़ा पहना जैसे आप बन गए, आप स्वयं हो अंदर से। तो योग करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आपने सुना है कि पत्थर और रस्सी दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। क्या रस्सी पत्थर को काट सकती है? इम्पॉसिबल, अलग है, नहीं काट सकती। आपने देखा होगा कि खरगोश और कछुआ जब एक साथ दौड़ते हैं तो जीत किसकी होगी? कोई बता देगा कि सिंपल सी बात है, खरगोश को जीतना चाहिए, कछुआ इम्पॉसिबल, जीत ही नहीं सकता। पर वहाँ भी घटना घटी तो आपने देखा रस्सी ने भी पत्थर को काटा और साथ में खरगोश भी हारे। क्यों? कि पतंजलि जो कहता है अर्थ योगानुशासन, अनुशासन। जब आप अनुशासन मतलब स्वयं करते हैं, आप जब मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं, एक दिनचर्या आपकी शामिल हो जाती है, आप सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं और आप अपना नित्य कर्म करके स्वच्छ वायु को ग्रहण करते हैं, छूटते हैं, तो वो आपके अंदर एक प्राणों की ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले आपका मन शांत हो जाता है। तो मन जब शांत होगा तो आप इतना अहिंसा सहित डेवलप हो जाती है आपके अंदर, आपके अंदर क्रिएटिव का भाव होता है। आप जैसे सुबह उठेंगे, आप प्राणायाम कर रहे हैं, थोड़ा आपने गहरी सांस ली तो आपको सोचेंगे अरे ऐसा क्या हो गया अचानक, अब मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो जब हम अभ्यास करते हैं कब होता है ये करने का विज्ञान। अब एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात है कि ये ज्ञान छुपा भी रहा है, लोगों तक नहीं आने दिया। मैं तो एक छोटे से क्षेत्र से रहा हूँ, गांव देहात में, और एक शुरू से थोड़ा सा शोध रहा, तो मैं नर्मदा तट के आसपास रहा जाता। कई गांव हैं, ग्राम हैं, वहाँ लोग रहते हैं, माँ नर्मदा को एक आदर्श अपना मानते हैं, पर हम आदर्श मानते हुए भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर हैं। हम लोग वो चीज़ करते आए हैं जिसमें बता दिया वो कर रहे हैं, पर हमने रिसर्च को नहीं लाएगा। जब भी हम रिसर्च को लेके आएंगे, दिमाग ईश्वर ने मुझे दिया है कि हम सोचें, सामने वालों के विचार आप सुनो, और आप मंथन करें। आपने देखा योग में आप सत्कर्म करते हैं, आप रबर नीति भी करते होंगे, उसमें कर क्या रहे हैं? एक नाक से डालते मुख से निकाल लिया, तो क्या करें? मंथन कर रहे हैं। मंथन से क्या होगा? गंदगी बाहर हो जाएगी, कब बाहर हो जाएगा? आपकी नाक क्लियर हो जाएगी, आपका स्वर बराबर चल रहा है तो अच्छी फेस आपकी बॉडी में जाएगी, आपका दिमाग मन खत्म हो जाएगा। तो योग को बड़ा सहज बनाओ, कठिन मत बनाओ। अब लोगों ने कहा कि सन्यासियों का ज्ञान इसको नहीं सिखाना चाहिए। मेरे साथ तो कई घटना है कि अब जैसे मैं लोगों को कई बार, मैंने तो लोगों को कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह गया,
और मुझे 15 से 20 साल होने वाले हैं, है ना। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में कोर्सेज मैंने तो बाद में किए थे, जब लोगों ने कहा कि आप भी कुछ कर लो। इसमें क्या होगा, यदि आपको आगे कुछ करना है तो एक शासन के द्वारा जो कुछ नियम होता है आप उसको पालन करना है। तो जब मैंने देखा कि लोग भ्रांतियाँ कितनी हुई कि ये सन्यासियों का ज्ञान है, शादी उसको कर लेते हैं, मोक्ष का मार्ग है। तो भाई मोक्ष का मार्ग तो है, पर मोक्ष होने के लिए हमें क्या करना है? योग को कह तो दिया, अब लोग बातों में करते हैं कि योग कह दिया कि लोग को योग करने से मोक्ष प्राप्त होगा, पर सामने वाले व्यक्ति की समस्या है, तनाव है, डिप्रेशन है, तो वो मोक्ष कैसे जाएगा? उसको तो मोक्ष का पता ही नहीं मोक्ष होता है। अब जाके तभी हमें योग की जरूरत पड़ी। आप देखेंगे 2015 में आप विश्व में ये सब चीजें बातें क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ज्ञान जो होता है ब्रह्मांड से आता है, शब्द अमर है, तो किसी एक व्यक्ति के मुंह से निकला। जैसे मोदी जी, भारत सरकार ने कहा कि नहीं भाई हमें योग दिवस घोषित करना, क्यों करना, इसकी जरूरत है। जब उन्हें पूरे विश्व में देखा कि दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, कांक्रीट का जंगल तैयार हो रहा है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में अनबैलेंस बढ़ता जाएगा। आपके जैसे पंचकोश पड़े हैं तो पृथ्वी है, अन्नमय कोश है, दूषित हो गया। केमिकल चारों तरफ है, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल, आपके बाहर केमिकल है, कैसे बचेंगे? आप सेकंड नंबर पे देख लीजिए, आपका जल दूषित हो गया है, और तीसरे नंबर पे हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन हमने दूषित कर दी है। तभी आप देखिए उसका प्रभाव कोरोना जनरेट हो गया, ठीक है ना। अभी हम मान लीजिए हम 3 तत्वों को तो हमने दूषित कर लिया है। अब आपके जब अग्नि और आकाश, जब अब ये तत्व जब दूषित होंगे तो डिप्रेशन है, तनाव है। आपने देखा सुशांत सिंह क्यों ऐसा कर गया, तनाव है, डिप्रेशन कहाँ से आता है, कैसे जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूषितता बढ़ रही है, ठीक है ना। पर आज जो योग है, भारत का जो योग है, एक सहज है, हठ योग है। आप उसको जब सीखते हैं और करते हैं तो आपको उसका ज्ञान होगा। मुझे तो 15 साल हो गए, पर मैंने एक चीज़ समझी है, योग में यदि कुछ है तो शुरू के आसन, प्राणायाम, शरीर को स्थिर करने के लिए, अन्नमय को उसके लिए है। उसके बाद तो कुछ नहीं करना आपको, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, और सीधी रखकर बिना ताकत लगाए या तो आप ब्रीथ करते हैं, दिस इज ए ब्रीथ, बस आप ब्रीथ कर रहे हैं, जितना सांस आपने ली है उससे डबल आप छोड़ दें, सहज हो और सहज उसको ट्रेन करें उसको। तो आप देखेंगे कि आपका जो कपाल हेड है ये भी गलत सोचता रहता है। इन विचारों की अवस्थाओं को बदलने के लिए हमें देखो, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए और शरीर को चलाने के लिए क्या है, इसका हमें थ्योरी भी नहीं पता कि इसका ईंधन क्या है। हम तो उपयोग करते रहते हैं, कभी हम कुछ डाल रहे हैं शुगर में, पेट में डालते हैं, पर इसका जो ईंधन कहें तो शुद्ध ऑक्सीजन है। शुद्ध ऑक्सीजन किसके लिए? प्राणमय कोश के लिए। अब जो अन्नमय कोश एक पृथ्वी से बना हुआ जो शरीर है, इसके लिए हमें शुद्ध मिट्टी तो मिले कम से कम, और मिट्टी से उपजा हुआ अनाज आज पर पॉसिबल नहीं है। पर दुनिया बदल रही है, लोग अपने घरों में सब्जियां उगा रहे हैं। कौन सी सब्जियां उगा रहे हैं जिसमें केमिकल नहीं है? तो बिना केमिकल से भी जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो आपको एक नई ताजगी महसूस हो जाएगी। अब आप देखिए योग में, अब जैसे आप लोग योग जब पढ़ रहे हैं, आपने डिग्रियां कर ली, तो लोग पूछते हैं योग करके क्या होगा, कि साहब योग करके ही सब कुछ होगा। आज आप देखिए पूरे विश्व में पूरी अर्थव्यवस्था में बिगड़ रही, कोरोना ने सबको तहस नहस कर दिया, पर योग में जो कार्य करने वाले हमारे योग शिक्षक हैं या जो उनमें काम कर रहे हैं, ये हमेशा तैयार रहें। उनमें ये स्वार्थ होकर लोगों को योग से संबंधित बातें बताई, उनसे जोड़ा, उनको श्वास लेना छोड़ना चाहिए। योग इतना सहज है तो योग कहीं भी कर सकते हैं। तभी तो इसको WHO और भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त कर दी है कि आप योग करेंगे तो आपको, और देखिए पूरे विश्व में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद और योग, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, पर 2 चीज़ों को करने के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद है, तो बिना आयुर्वेद पढ़े आप उपचार करेंगे तो
आयुर्वेद में क्या होता है, संतुलन होता है। आप जैसे आप जड़ी बूटियाँ मिला रहे हैं तो सही प्रकार का संतुलन होगा तो फायदा कर जाएगी, और अत्यधिक मात्रा में होगा तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम बाई है आपका कोई तत्व बड़ा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात है प्राकृतिक चिकित्सा, उसके लिए जगह चाहिए। पर उन्हें तीसरी चीज़ देखी कि योग करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। कभी हम बाबा रामदेव को देखिए, उन्होंने योग को जन तक पहुँचाया। योग में सिर्फ व्यक्ति कमर सीधी रख के सांस लेना और छोड़ना सीख जाता है तो सहज वो अपने आप को स्थिर कर पाता है। दूसरी बात है, योग में लोग कहते हैं कि योग चिकित्सा होती है, पर स्वस्थ शरीर, जब आपका स्वस्थ शरीर है, आप स्वस्थ शरीर में ये सब चीज़ें करें। जैसे आप मान लीजिए आप शोरूम से गाड़ी को लेकर आते हैं, एक कंपनी वाला एक बुकलेट देता है आपको कि समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो योग भी एक प्रकार का शोरूम है। यदि आप अपने शरीर को आधा घंटे से 1 घंटा देते हैं तो मान लीजिए आपके शरीर में बढ़ने वाले पाप के तत्व सहज ही संतुलित हो जाते हैं और उन्हें हम चला सकते हैं। आप देखेंगे शरीर एक मशीन है। आप मान लीजिए सुबह सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं, कंधे का, आंखों का सत्कर्म करते हैं तो आप देखेंगे मौसम का इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम हो जाता है। सहजता में आपके अंदर ऊर्जा जनरेट होती है। ये चीज़ मेरे फील्ड की है। अभी मैं लोगों को सत्कर्म सिखा रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है। ये भ्रांतियाँ मुझे कई बार सीखने को मिली और सीखने को क्या लोगों ने बताया और मैंने देखा उस चीज़ को, फिर मैंने भ्रांति को दूर किया। आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति था, होशंगाबाद में रहता था, उसको साइनस की समस्या थी, श्वास लेने की समस्या थी, उसको ऑपरेशन हो गया था, जबलपुर का रहने वाला था। तो एक बार उससे मुलाकात हुई, उसको कहीं पता चला कि मैं तो खुले कैंप भी करता हूँ, साथ ही लोगों को बताता हूँ। जिस प्रकार की बाबा रामदेव ने, उनको धन्यवाद है कि उन्होंने के माध्यम से योग जन तक पहुँचा। उन्होंने कपालभाति भक्ति का अनुभव लिया। गाँव का कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो वो बोल देगा। तो ये तो एक क्रांति है। अब मेरा दूसरा उद्देश्य ये है कि मैं अपनी एफर्ट पे कर रहा हूँ तो मैं लोगों को चाहता हूँ कि एक जल नीति, एक रबर नीति और एक कमल नीति, कम से कम 2 चीज़ यदि व्यक्ति सीख गया तो मान लीजिए आप में एक व्यक्ति को स्वस्थ करने का तरीका बता दें, एक कुंजी है। मान लीजिए आपने शाम को भोजन भोजन कर लिया है, अब उसको पता है कि क्या करना है, मुझे सुबह 1 लीटर गर्म पानी किया, नमक डाल के आपने पानी पीकर ड्यूटी करो, पानी बचा भोजन निकल गया तो व्यक्ति वहाँ से ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जल नीति कर लो, आप रबर नीति कर लेंगे तो वो आपकी नाक साफ हो जाती है। जब नाक साफ हो जाएगी तो आपके अंदर फ्रेश एयर पहुँचेगी तो आपका दिमाग भी ठीक होगा। पर अभी भी भ्रांतियाँ ये है कि अब मैंने जब लोगों को योग सिखाया और कहा कि आप जल नीति करें तो वो व्यक्ति बोला सर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो जबलपुर में हूँ। तो मैंने बोला एक काम करना, वहाँ पर कोई केंद्र होगा आप चले जाना। तो वो व्यक्ति महाराष्ट्र के केंद्र आश्रम में चला गया और उसने बोला सर मुझे जल नीति सीखना है। तो बोला नहीं जल नीति नहीं, जल नीति तो साधु सन्यासी लोग सीखते हैं, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप मत सीखो। वो व्यक्ति फिर वहाँ से आ गया, मुझे फ़ोन पे बात की तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, कभी आपका होशंगाबाद आने होता है तो आप आ जाना, मुझसे मिलना, मैं आपको सिखा भी दूँगा, करा भी दूँगा और फिर आप खुद ही देखेंगे इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। ठीक है ना। तो मेरा एक उद्देश्य है कि ये चीज़ें यदि जन जन तक पहुँचती हैं तो लोगों को फायदा हो। तो एक भ्रांति ये होगी। दूसरा इसका निदान कब होता है, जब हम पॉजिटिव वे में काम करते हैं। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सामने वाले के व्यक्ति के तो विचार बदलते हैं। आपसे कोई व्यक्ति योग सीख रहा है, आप करा रहे हैं उसको, अब उसके साथ कोई समस्या यदि आती है तो वो उसको कहूँ कि कोई समस्या यदि आती है तो मुझसे बात करो, क्योंकि योग एक गुरु शिष्य परंपरा है। यदि आपके साथ परिवर्तन हो रहा है तो आप बताएं तो वो उसका हल निकलेगा। तो योग जब हम कर रहे हैं तो अब आधुनिक युग में क्या हो गया कि भ्रांतियाँ बढ़ती गई, और जब भ्रांतियाँ बढ़ती गई तो उसका प्रभाव ये हुआ कि हमने उन भ्रांतियों को तो दूर किया नहीं, पर उन्हीं भ्रांतियों के रास्ते पे आगे बढ़ते चले गए। अब योग को हमने क्या किया, अब कई प्रकार के प्रयोग हुए इसमें, है ना, नए नए नाम उसके बदल दिए हैं।
साथ में उसमें पावर योग भी जुड़ा है। अच्छा है, पावर योग से क्या होता है, शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना, तो आपको वहाँ फायदा मिलेगा। पर पावर योगा के बाद भी आपको रिलैक्सेशन जरूर कराएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं 50 की स्पीड आपने रखी है, और जब आप उसको न्यूट्रल कर देंगे तो इंजन चलेगा, ठीक है ना, आपने न्यूट्रल कर दिया तो कुछ देर के बाद पहिए चलना नहीं बंद हो, क्योंकि इंजन का मोशन पीछे वाली व्हील को मिलना होता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हम इससे काम लें, काम लेने के बाद कम से कम 10 से 20 मिनट ब्रीथ जरूर करें, गहरी सांस हम लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उस चीज़ का अलग ही महसूस है। क्योंकि मैंने योग में बहुत सारी चीज़ महसूस की है। देखो, सबका शरीर अलग अलग है, आपका इंस्ट्रूमेंट अलग है, मेरा इंस्ट्रूमेंट अलग है, पर फार्मूला सबका सेम होता है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमें उसका फायदा मिलता है। एक चीज़ और मैं नहीं बताता हूँ कि जब उस बच्चे ने बोला कि सर ऐसी बात है, मैंने जब उसको सिखाया तो उसको ऑलरेडी क्या हुआ कि साइनस जो नाक में हो जाता है, कफ म्यूकस भर जाता है, तो उसका ऑपरेशन हो चुका था और वो भी दवा गोली दी थी, वो ड्रॉप डालता था। जब मैंने उसके स्वर देखा तो काफ़ी भर गए थे, तो कब भर जाता है। तो उसको मैंने जब क्रियाएँ सिखाई तो उससे बोला, सर एक बात बताइए कि आपने ये सब चीज़ इतनी सहजता से हमें सिखा दिया। वो महाराज कहने लगे कि वो साधु सन्यासी योग है, तो उन्हें बोला उनका कहना भी ठीक है। उनका कहना इसलिए ठीक है कि क्या होता था कि प्राचीन काल में आप देखिए ज्ञान बड़ा अनमोल होता है, और ज्ञान भी किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में जाना है चाहिए। यदि बाई द वे गलत व्यक्ति के हाथों में जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसका गलत प्रयोग करेगा। तो कभी आप देखना, गुरु से परंपरा में शिष्य की एक परीक्षा दी जाती है, एक पहचान होती है कि क्या ये इस व्यक्ति के अंदर लालच है, आस्ते है, अपरिग्रह है। यदि इसमें है तो इसको ज्ञान नहीं देना। बाई द वे यदि वो चीज़ वो सीख जाएगा तो कल को वो समाज के विरोध में काम करेगा। आप मान लीजिए कोई बुरे विचार का व्यक्ति है, इंजीनियर बन जाता है, IIT में चला जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वो क्या करेगा, उसके विचार तो दूषित है, तो उसका क्या है कि लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन आपका तो डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। इसी वजह से वो लोग करते। तो मैंने उसको ऐसा सुना। फिर मैंने बोला ठीक है, आपको मैंने देखा आपको समस्या थी, मैं भी वही करता हूँ, लोगों को देखता हूँ जिसको ज़रूरत होती है उसको बताता हूँ, और जो व्यक्ति बीमार है उसको वो ज़रूरत है। तो वो चीज़ें रही, वो व्यक्ति सीख गया, 1 सप्ताह में बढ़िया सीख गया, 2 दिन में तो उसको अभ्यास भी हो गया था। फिर वो अभ्यास करता रहा, करीब 1 से 2 माह के बाद वो जब होशंगाबाद दोबारा आया तो बड़ा खुश हो गया। बोला सर मैं तो बड़ा नींद मुझे अच्छी आती, मेरा स्वर खुल गया, और सर मेरे घर में मेरी बहन को भी ये समस्या है, तो मैंने भी उसको जल नीति सिखाया और रबर नीति भी सिखाया। तो मुझे वहाँ अच्छा लगा, खुशी हुई है कि ये जो ज्ञान है हमारा, यदि जन जन तक पहुँच जाता है तो समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। तो ये मेरा प्रयास है। इसके साथ मैंने देखा तो मैंने अधिक से अधिक, मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं लोगों को सत्कर्म की ओर प्रेरित कर दूँ। आप ये करो तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो अब लोगों के अंदर भ्रांतियाँ दूर होने लगी है कि नहीं सर ये तो बड़ी, अभी आज से 2 दिन पहले की बात है, होशंगाबाद में प्रोफेसर हैं, उनको समस्या थी, मैंने उनको 2 दिन में क्या उनको करा दिया। तो जब उनने देखा तो सर ये बड़ा कठिन लग रहा था और आपने बड़ा सहजता में सिखा दिया इसको। तो मैंने बोला सर सिर्फ मेरे दिमाग में एक बात है कि ये चीज़ें सबको मिल जाए, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, समस्याएं हैं, तो हम उसको सीख जाएं तो समूह फायदा मिलेगा। तो वहाँ आपको देखेंगे तो बड़ी एक उसके अंदर से जो विशेष निकली ना, एक आपके प्रति सर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आप देखिए जब उसने सबसे क्या कहा आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो नेचर ने क्या किया मानो आपके लिए हाथ बढ़ा दिया। नेचर आपने दिया तो उससे 1000 गुना आपको मिलेगा। तो आज आप देखिए वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। तो भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं, पर आज हम जो पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं क्या करता हूँ, यदि किसी को समस्या होती है तो मैं उससे कहता हूँ कि आप जाएं तो पहले अपनी जांच करें। जांच कराने के बाद आपके शरीर में क्या बढ़ा है क्या घटा है, फिर हम इन चीज़ का प्रयोग करें तो पता चलेगा कि आपके अंदर यदि बात पित्त कफ यदि बढ़ा है तो हम उसको, यदि हमने योग से काम किया है, क्रियाओं से काम किया है, यदि फायदा हुआ है तो इस प्रकार से काम। तो ये रिसर्च हो गई इसके पास। आज आप देखेंगे कि पूरे विश्व में
जब जब रिसर्च में कोई चीज़ आती है वो आगे बढ़ती है। आज योग में रिसर्च की ज़रूरत है। यदि आप रिसर्च करते हैं, आप किसी को भी यदि कोई चीज़ बता रहे हैं, सिखाते हैं, कराते हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करो। आपको शुरू में समस्या आती है, पर समस्याएं भी दूर होंगी। क्यों? कि यदि आप सत्य के मार्ग पे हैं, सही रास्ते पर हैं, तो बाधाएं तो आएंगी। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि 2 रास्ते हैं, एक 12 कोस की, एक 6 माह की। ठीक है ना? तो मतलब एक साल चलने वाला रास्ता है, एक आधे साल चलने वाला रास्ता है। तो हमें कम से कम 1 साल वाला रास्ता चलना है। चीज़ें एकदम से नहीं सीखने को मिलती। आप कोई भी चीज़ है, जिन लोगों ने सीखा है उनको समय लगा है। जैसे मैंने सीखा है तो मैं तो धीरे सीखते रहा, काफ़ी लोग मिलते रहे, है ना? तो सीखते सीखते क्या होता है कि आपका पात्र उतना बड़ा नहीं है ना कि आप सब चीज़ें एक साथ ले लोगे। पात्र धीरे धीरे बनता है। जब धीरे धीरे बनता जाएगा, जैसे आज आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए, ये प्रयास जब रिसर्च में आता है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप एमफिल करें, पीएचडी करें, उसमें रिसर्च को लेके आएँ, अपनी बात को विज्ञान के साथ जोड़ के बताएं, तो आपको लोग बोलेंगे, समझेंगे और मानेंगे कि नहीं भाई काम अच्छा है। आप जैसे आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, तो उसको लोग कहते हैं कि योग करने से मोक्ष प्राप्त होगा, ये तो होता ही है, पर उसको ये होता है कि योग एक लाइफ स्टाइल, एक जीवन जीने की कला है। यदि आप डेली करेंगे तो कभी भी आपको बीमारी, जो डिसीज़ होती है, नहीं होती। आज आप एक चीज़ देखना, मुझे एक लेख में पढ़ने में आया, जो कोरोना नाम का वायरस आया है, उसमें ये बताया रिसर्च में कि ये वायरस ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में होता है। अब बताइए, अब वो रिसर्च उनने कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में है। तो फिर हम यदि अपने वेदों को देखें, बताएं, तो उन्होंने बोला ये सही 5 तत्वों का बना है। 5 तत्व मतलब पृथ्वी, जल, पावर, गगन, समीरा। तो ये तत्व क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब उनने विज्ञान जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ह्यूमन बॉडी क्या है, तो उन्होंने देखा कि जब टिक फोटोग्राफी होती है काफ़ी जूम करके, तो उन्होंने देखा कि ये जो वायरस का समूह निकला, जीव है, एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो किसी से यूँ जब ये इनकी पकड़ ढीली होती जाती है तो शरीर का डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। तो योग क्या करता है? जब हम प्राणायाम, योग और सुबह उठ के जब अभ्यास करते हैं, चलते हैं, क्योंकि आज हमें इसकी ज़रूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने पृथ्वी तत्व को दूषित किया है, जल तत्व को दूषित किया है और प्राणवायु अब दूषित होने लगी है। इसी वजह से डिसीज आने लगी है। तो यदि हम, और अब एक ही उपाय है सिर्फ योग। क्यों? कि आज आप देखेंगे आने वाले भविष्य में प्योर ऑक्सीजन भी बिकेगी। हमने मिट्टी को बेचा, पानी को बेचा, अब बिकने वाली है प्राणवायु। हिमालय की शुद्ध, ताज़ा, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी। पर उस शुद्ध ऑक्सीजन को लेने के लिए भी तो लंग्स में ताकत चाहिए। तो वो ताकत कहाँ से आएगी? जब आप योग का अभ्यास करते हैं। और जब आप योग का अभ्यास करोगे, देखो क्या होता है, जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो चेहरे पे दिखता है, शरीर पे दिखता है। आप लोगों को बोलेंगे कि आप योग करो, तो लोग आपकी बात ही नहीं मानेंगे। बोले बता, खुद योग करते नहीं और वो कहते हैं। तो हमारी जो दृष्टि, आपने देखा कर्मेंद्रियाँ क्या है, आप जैसे आँख, कान, नाक, आपने देखेंगे महात्मा गांधी उन्हें अहिंसा को लिया। उन्होंने तो बोला आंखें, कान और मुंह बंद रखो। कहने का मतलब ये है कि जब लगे आपको बोलना है, दृष्टि हमें अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। पर आज क्या हुआ, ना हम अच्छा सुन पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं। क्यों? कि हमारी दिनचर्या बदल गई है। आज हम देखें तनाव क्यों बढ़ रहा है, बढ़ने का कारण ही है। कोई व्यक्ति यदि है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो खुद ठीक हो सकता है। यदि व्यक्ति खुद ठीक होना चाहिए, अर्थात यदि अपनी वो जीवन शैली को सुधार दे। आज से आप देखना 50-60 साल पहले जब विद्युत घरों में नहीं थी, तो लोग शाम को 6-7 बजे अपना कार्य करके सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठते। आज आप देखिए, सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन से बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं, जो लोग बड़े बड़े महानगरों में हैं। आप बताइए, सुबह की वायु जो होती है ना, वायुमंडल में 100% व्याप्त है प्योर ऑक्सीजन। अब जैसे जैसे व्यक्ति उठने लगा, गाड़ियाँ चलने लगी,
तो परसेंटेज कम होने लगता है। अब पता चला कि आपके अंदर CO2 ज़्यादा हो रहा है, अन्य गैसें बढ़ रही हैं, मोशन नहीं बन पा रहा है, पाचन क्रिया खराब है। आप देखेंगे सुबह की निद्रा को लोग कहते हैं कुंभकर्ण की निद्रा, तो सुबह नींद भी अच्छी आती है। क्यों? कि पूरी रात भर आपके ब्रेन को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिसकी वजह से, क्योंकि ब्रेन खाता है शुद्ध रक्त, उसको रक्त चाहिए, पतला रक्त पर पूरी आपके दिमाग में घूमेगा। तो हवा के माध्यम से जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय भी आपका लंग्स प्राणायाम कर रहा होता है। आप सो रहे हैं तो गहरी ब्रीथ चलती है। आप देखेंगे जब आपकी गहरी नींद होती है तो आपकी ब्रीथ बड़ी गहरी चलती है। जब आप सांस ले रहे हैं तो प्रॉपर आपकी लंग्स में पहुँचती है, फिर आप पर बाहर निकलती है तो आपको नींद आती है। अब यही प्राणायाम यदि आपका कम होने लगे, हमें क्या करना है? जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये दूसरे से वेंटिलेटर बन जाते हैं। आज वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? यदि आप प्राणायाम करोगे तो आपका लंग्स ही वेंटिलेटर है। जब आपके शरीर में लगा कि कोई कब बन गया है, गले में समस्या आ रही है, तो अपने आप काम करेगा, सहजता नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें प्रकृति को बचाना है, और जब प्रकृति बचेगी तो हम भी बचेंगे, क्योंकि हम उससे अलग नहीं है। या मनुष्य लोहे की बॉडी हो, यदि मनुष्य का शरीर लोहे का होता, प्लास्टिक का होता, तो हम एक बात कह सकते थे कि हम बीमारियां हमको नहीं होती। पर हम ह्यूमन बॉडी हाड़ मास से बने हुए हैं, तो समस्या तो है। पर इससे यदि हम प्रकृति की तरफ पड़े तो हमें उसका फायदा मिलेगा। आज आप देखेंगे पूरे विश्व में प्रकृति की तरफ बढ़ने की राह बात तो कह रहे हैं। जिन लोगों ने प्रकृति को नहीं सुना है, हम लोग पश्चिम की तरफ देखते हैं। पश्चिम की तरफ देखना ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि सूरज हमारे पीछे से निकल रहा है। तो आपको घूमना है, बस यू टर्न लेना है, पूरब की ओर आप खड़े हो जाएं। सूर्य है, ज्ञान है, स्वस्थ आपका मन होगा, तन होगा। इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैला दो, पश्चिम में फैला दो, सब जगह फैला दो, तो पूरा विश्व योगमय हो जाए। अभी कोरोनामय है, अब योगमय। समत्व योग उच्चते भगवान श्री कृष्ण ने समत्व क्यों कहा है? समत्व सबको सम कर देगा। पतंजलि भी कह रहा है अतयोगानुशासन योगा चित्त से वृत्ति निरोधा चले बातम चले चित्तम मुक्तले मुक्तले। अर्थात यदि आपके शरीर में बहने वाली प्राण वायु स्थिर होना सीख जाए, मान लीजिए पृथ्वी रूपी चलने वाले वाहन पे हम हैं, और यदि हमारा शरीर उस वाहन के साथ स्थिर हो जाए, तो तभी आप देखेंगे आसन में स्थिरता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप कमर को सीधा रख के बैठते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो आपका ध्यान सहज ही लगेगा। आप देखेंगे योग में खड़े खड़े आज का व्यवहार देखिए लोगों का, खड़े खड़े भोजन करते हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, तो आप देखेंगे पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स आपकी बॉडी में लग रहा है। पर यदि आप पद्मासन लगा के जब बैठ जाते हैं तो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स हम कम से कम 50 से 60% को कम कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो आज फिर पृथ्वी ही आपके लिए काम करेगी। तो योग को जो आप रिसर्च में लेके आएंगे, आप देखेंगे कि बैठने का पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सीधा नहीं बैठता है, सीधा नहीं चल पा रहा है, आप उसको बोले सीधा बैठे, सीधा चले, और उसको ऑब्जर्व करें, फिर उसके देखें कि उसकी दिनचर्या में कितना अंतर आए। अभी मैं प्रयोग खुद भी कर रहा हूँ। मैं जब क्लासेस लेने जाता हूँ तो लोगों को पहले मैं कुछ बोलता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं सिखाता, आपको सब आता है, पर मैं आपको बैठना सिखाऊंगा। आपको बैठना है, कमर को सीधा रख के बैठें। यदि आप कमर को सीधा रख के बैठना सीखे तो यही तो आपका प्रयोगशाला है। पृथ्वी रूपी प्रयोगशाला में हमने अपने ह्यूमन बॉडी शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को रखकर जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हम पृथ्वी से कनेक्ट हो जाते हैं। पृथ्वी से कनेक्ट हुए, ऊपर हमारा ब्रह्मरंध्र है, सीधा आकाश से कनेक्ट हो जाता है, और अब हमारे अंदर ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा अर्थ होगी, वापस आती है। इसलिए यदि आप झुक के बैठ गए हैं तो ब्रेक लें। कभी आप देखना पेड़ खड़े होते हैं तो हरियाली बढ़ती है, फल देते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी आकाश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वैक्यूम। अब मान लीजिए आपका जो पेट है, यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो जब पेट में वैक्यूम बनेगा, मतलब खाली स्थान बनेगा, अभी हवाएं भरी हुई हैं, आप दमन क्रिया कर लेते हैं तो पेट में से एसिड बाहर निकल जाएगा, पेट खाली हो गया, ठीक है ना। आप अग्निसार का अभ्यास करेंगे, उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। उड्डयन, जिसका नाम है उड्डयन मतलब उड़ना,
आपने देखा जब आप उड्डयन लगा लेते हैं तो शरीर के अंदर वैक्यूम बनता है, पता चला यहाँ हवा है, आपके शरीर का एक एसिड बढ़ेगा, गर्म होगा, अपने आप बॉडी उड़ जाती है। तो ये तो साइंस है पूरा एक। तो जब हम उन चीज़ों को जब विज्ञान के साथ हमने जुड़ा तो योग की जो भ्रांतियाँ कम हुई। अभी आप देखें जैसे केवल राम लोनावला में कुबलियानंद महाराज जी ने जो उन्हें योग सीखा उसको रिसर्च में लेके आया, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, या एनीबडी कोई भी चीज़ हो। जब वो रिसर्च में चीज आई तो वो चिकित्सा में चला गया कि भाई योग में यदि हम ये सब चीज़ें करते हैं, किस व्यक्ति को क्या आवश्यक है, उसकी ज़रूरत है, जो करेगा तो उसको फायदा मिल जाए। तो इन सब चीज़ों से हमें फायदा होता है। अब आप देखेंगे योग ब्राह्मण अवधारणाएं हैं, कई लोगों को करने का तरीका अलग है, कई लोग अलग प्रकार से ही करते हैं। तो उन तरीकों को भी हम देखना है, समझना है, और समझने के बाद मंथन करना है। आप किसी से भिड़ना नहीं है, मंथन करो। आप दृष्टि क्यों दिए? देखने के लिए। दर्शन क्या है? इति दृश्य के दर्शन। हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुख चुप रहना। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समाज में घटनाएं घट रही हैं, देखो, फिर ऑब्जर्व करो उस चीज़ को, और उसमें गलतियां कहाँ हैं, उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करो। यदि सबसे पहले शुरुआत स्वयं से करो, यदि हम गलती करते तो उनको दूर करें। जब हम दूर करेंगे तो व्यक्ति आपको देखेगा। देखो, आप किसी और को फॉलो करते हैं, पता चलेगा आपको कोई और फॉलो कर रहा है। जैसे मैं जब चीज़ें सीखता था ना, तो मैं लोगों को सर गुरुजी ये बताइए। तो अब कुछ लोग जब सीखने लगे तो मुझे एक सर कहने लगे, तो मैंने बोला यार मुझे तो तुमने व्रत बना दिया, एकदम से तुमसे गुरुजी बना दिया है। बोला नहीं सर, तो ये है। तो फिर पता चला कि नहीं, आप सीखते सीखते आप शिष्य थे, सीखते सीखते गुरु कब बन गए पता नहीं चला। और आज आप देखिए, हम गुरुजनों का सम्मान करने वाले 5 सितंबर सर श्री राधाकृष्णन जी का जो शिक्षक दिवस है, उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने अपना जीवन ही शिक्षा को दिया। यदि किसी देश को बचाना है तो उसकी शिक्षा, उसके शास्त्र, उसकी कलाओं को बचाओ। यदि कला बचती है तो देश बचता है, और देश बचेगा तो उसको कोई खिदमत नहीं करता। तो आज आप देखेंगे योग का प्रादुर्भाव क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि जब कुछ नहीं चलेगा तो सिर्फ योग चलेगा। योग सहज है, सरल है, ईश्वरी ताकत है इसके अंदर। ईश्वर जब हम स्वरों को बैलेंस कर पा रहे हैं तो ईश्वर की अनुभूति आपके अंदर। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो चारों तरफ बैठा हुआ है आपके पास, पर वह दृष्टि नहीं है। क्यों? देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, स्थिर नहीं है, विचारों की अवस्था हमारी कंटिन्यू बढ़ रही है। अपने विज्ञान की बात करें कि कंप्यूटर जो होता है उसमें 2 टेक्निक मैंने देखा, क्योंकि मेरा विषय कंप्यूटर भी रहा था, तो मगर मेरा कंप्यूटर में वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहा। तो मैंने देखा है कि उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, किसी चीज़ को आप कॉपी एक बार कर सकते हो, पर पेस्ट बार बार कर सकते हो। तो उसी प्रकार से यदि एक गलत विचार आपके चित्त रूपी हार्ड डिस्क में चला जाए तो वो बार बार पता चला पूरा चित्त भर गया। अब चित्त भर गया तो कैसे साफ हो गया? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को तो फॉर्मेट कर दूंगा, पर इसको चित्त को कैसे फॉर्मेट करें? तो सबसे अच्छा उपाय फिर आप आ जाओ योग के पास। कमर से देखो, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म कर किसके समान? ध्यान पूर्वक। आप भोजन करते हैं तो ध्यान से भोजन करिए, कर्म करते हैं ध्यान से करें, भ्रांतियों से दूर रहें। भ्रांतियाँ यदि पैदा होती है तो उसको किसी के साथ आपके जो बड़े हैं उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि गुरुजी एक बात बताइए। कई लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, सर ऐसी बात है, फिर उनको मैं उपाय बता देता हूँ कि आप ऐसा करेंगे आपको ऐसा मिलेगा। क्या होता है, योग एक चक्रव्यूह है। कैसा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना पता था पर निकल नहीं पा रहा था, तो ये योग क्या मालूम है? ये चक्रव्यूह है।
दो रास्ते हैं। जब हम एक से घुसते हैं और यदि दूसरे से निकलने का यदि आपको रास्ता पता नहीं है तो आप घुस जाओगे अंदर, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ घूम गए। कभी आप देखना बताया अनुलोम विलोम, बाएं से ले रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं, फिर दाएं से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से निकले फिर पुनः वापस आए और बाएं से बाहर। मतलब जो भूल भुलैया जो होती है, आपको आना कैसे है, जिस रास्ते से जाते हैं उसी से बाहर आपको आना, नहीं तो आप फंस जाओ। क्योंकि आपके अंदर फिर विचारों की अवस्था उथल पुथल की होगी, हड़बड़ाहट हो जाती है। ये भ्रांति है। अब लोग कहते हैं कि योग करने से पागल हो जाते हैं, तो ये भ्रांति आ गई। क्यों कि आपने उस चीज़ को गलत सीखा ही नहीं, आपने गलत किया, गलत करते जा रहे हैं। प्रॉपरली किसी को ज्ञान नहीं था उस चीज़ का, उसने वो चीज़ आपको बता दी, उसको भी आधा अधूरा ज्ञान था, आपको भी आधा अधूरा ज्ञान था। आपने प्रयोग कर दिया, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया। अब वो इंजन रुके तो कैसे रुके, आपको उसका सेकंड स्टेज तो पता ही नहीं। अब जैसे लोग जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि बंदों का प्रयोग भाई जरूर करना। आप बंद क्यों, यदि आप बंद नहीं लगाएंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बंद बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें फार्मूले हैं। अब मैं बताता हूँ, एक घटना घटी हमारे साथ। जैसे एक महाराज जी, नर्मदा घाट की बात है, एक महाराज थे, उन्होंने कभी अभ्यास किया अग्निसार के लिए आता है, उद्यान बंद लगाया है। उसकी वजह से क्या हुआ, गर्मी उनके मस्तिष्क में चली गई, तो एकदम से क्या उनका सर दुखने लगा काफ़ी, तो उनको हॉस्पिटल ले गए, ग्लूकोज की बाटल लग गई, फिर भी उनका सर दुख रहा था। क्योंकि शरीर का एसिड तो बढ़ गया एकदम, अब वो शांत नहीं हो पा रहा। अब वो महाराज बैठे, आंखों से आंसू निकल रहे, क्योंकि जब सर दुखता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो फिर ये स्थिति बनी, तो मैंने उनसे पूछा महाराज कैसी क्या हो गया है आपको। बोला साहब सर 4-5 दिन हो गए दर्द कर रहा है, और उसके बाद हम कुछ लोग भक्त लोग हमें हॉस्पिटल भी ले गए, ग्लूकोज की बाटल भी लगवा दी, पहले ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बोला महाराज एक चीज़ बताता हूँ, आप उसको अन्यथा ना लेना, कि आपने कुछ श्वास का अभ्यास नहीं किया, श्वास लेना छोड़ना, कुछ अन्य क्रियाएँ जैसे लेटना, शरीर को मोड़ना तोड़ना, ये सब कुछ किया है कि नहीं? बोला हाँ किया है। वो पेट में चलाने वाली जो मूढ़ी उड़ी चलाते हैं ना आप लोग, तो मैंने बोला हम लोग नहीं चलाते, जो लोग योगी लोग होते हैं वो लोग चलाते हैं। ठीक है, मैंने नहीं बताया कि मैं योग में काम करता हूँ। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, तो मैंने बोला आपको सर्व होता है, आपने ये क्रियाएँ गलत कर डाली। मान लो क्या होता है कि आपका एसिड है ना अस्त व्यस्त हो गया। आप मान लो जैसे आप गैस चूल्हे पर पानी गर्म कर रहे हैं, वो ज़्यादा अगली हो जाएगी तो उबलने लगेगा। आप उबलना तो आप उसको ठंडा कैसे करो, या गैस के लोगों को कम कर दो, ठीक है, या उसमें बर्फ़ डाल दो, बर्फ़ के टुकड़े, तो कुछ उसका कम हो जाएगा। ना आप गैस के लोग कम कर पा रहे हैं, ना ऊपर से बर्फ़ डाल पा रहे हैं। ऊपर से बर्फ़ क्या है, चंद्रवेदी प्राणायाम, बस आप चंद्रवेदी कर लो। तो उनको मैंने बताया महाराज आप चंद्रवेदी का अभ्यास करो, आपको फायदा उनको बता दिया। बायां तो हमारा चंद्रमा है, आप उसके सांस लो और छोड़ो। तो उन्हें वो अभ्यास किया, तो धीरे धीरे उनका सर का दर्द धीरे धीरे, मैंने तो बता के चला है, तो मैं 1 सप्ताह बाद गया आपसे, बोला सर बढ़िया हो गया तो ठीक। तो ये भ्रांति कैसे आई, उनने योग को तो बोला अच्छा करना चाहिए, पर योग को पूरा समझा नहीं। अब ये व्यक्ति जब तीसरे को कहेगा तो बोला योग नहीं करना चाहिए, योग करने से ऐसा हो जाता है, योग करने से गलत हो जाता है, योग हमारे लिए नहीं है। इसी वजह से योग समाज में नहीं आ पाता। आज भी जो समाज में योग है पूरी तरह से नहीं आ पाए, क्योंकि जो गुप्त क्रियाएं जो होती हैं, क्योंकि एक तो लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। यदि आप किसी चीज़ को पूरा नहीं जानते हैं तो उनको मना कर दो कि हमें चीज़ नहीं आता, ठीक है, तो ठीक है। यदि आप खुद प्रयोग करोगे ना तो पता चला कि आपको चक्र में घुसने का तो रास्ता पता, पर निकलने का पता ही नहीं। तो पता चला कि सामने वाला व्यक्ति आपको झेलने वाला है। तो इन भ्रांतियों से बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि हर चीज़ को रिसर्च में लेके आओ, नहीं तो आप खुद फंस जाओगे। आप कहीं देखेंगे, कई घटनाएं आपके जीवन में घटी होगी कि आपने किसी को योग कराया है, सिखाया है, और उस व्यक्ति ने गलत कर लिया, पता चला आप जानत हो। तो हमेशा पता चला कि आप आगे बढ़ रहे हैं और ब्रेक होते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ब्रेक होते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति का फिर मन और चित्त में वृत्तियाँ बढ़ती हैं कि बोले यार मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ,
पर ये इसको फायदा क्यों नहीं हुआ? फायदा क्यों नहीं हो पाएगी? उसने उन चीज़ों को सही प्रकार से किया नहीं। आप भी वो चीज़ें बताओ जो आपको करेक्ट पता हो, और उनको ये बताओ, हिदायत भी दो साथ में कि आपको ऐसे ही करना है। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको, देखो ये शरीर है, अभी हम शरीर के साथ प्रयोग कर रहे हैं, अभी मेरी श्वास प्रॉपर्ली चल रही है, आपकी प्रॉपर्ली चल रही है, इसको नेचर चला रहा है, उसके अंदर एक ऊर्जा है वो से चला रहा है। अब यदि जब हम इसके साथ काम करेंगे तो हम इसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यदि बाई द वे तत्व बढ़ते हैं, घटते हैं, तो आपको उससे नुकसान हो जाएगा। तो ये जो भ्रांतियाँ जब आती है ना समाज के अंदर, तो लोग डर जाते हैं, और जब डरते हैं तो फिर योग से दूर हो जाते हैं। योग को बहुत बड़ी बोलते हैं, ये सन्यासी का था, आपने क्यों किया, आपके बच्चे को मना किया था कि ये योग करने लगा, फिर ऐसा हो गया, योग नहीं करना चाहिए। तो आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आज हम योग को यदि हम पूरी तरह नहीं जानते हैं तो उसको फिर बताना नहीं चाहिए। बताने से क्या वो सामने वाला व्यक्ति गलत कर लेगा। अब ये घटना हमारे साथ ऐसी घटी, मैं बताता हूँ। जिला होशंगाबाद के होम साइंस कॉलेज में डिप्लोमा योगा साइंस में वहाँ उत्तर पढ़ाया। अब वो लड़कियों को मैंने सत्कर्म के बारे में जल नीति करा रहा था। जल नीति मैंने करा के बोला कि भैया प्रत्येक बार आप कपाल भाती जरूर किया कीजिए, है ना, और तो आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके मोटे में पानी भरा हुआ है, नहीं निकलेगा, कब ढीला होगा, आपको चंद्रमा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब उन लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ नहीं, उनने किसी और को जलने की करा, ठीक है। पता चला उस लेडी को सर्दी जुकाम हो गया उसका, वैसे तो उसको होगा। फिर वो मुझसे पूछती सर ऐसी बात है, वो लेडी कहने लगी कि मुझे सर्दी हो रही है, मेरा तो बीपी बढ़ रहा है, मुझे बुखार आ गया। तो मैंने बोला आपने किया क्या? तो बोला सर मुझको जल्दी से लगा देते। तो मैंने बोला आपका डिप्लोमा हुआ नहीं है, तो आप उसको कर लें, समझ लें, खुद अपना प्रयोग करें। जब आप समझने लगे कि ये योग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भ्रांतियों से बचें। बस मेरा तो एक ही सभी के लिए बात होती है कि योग सीखें, अच्छा सीखें, और अच्छी चीज़ लोगों को बताएं। आपको जो पता है वही चीज़ें आप बताएं, तो आप हमेशा योग में आगे किसी भी चीज़ को उठा के देखें। महर्षि पतंजलि हो, महात्मा बुद्ध हो, कुबलियानंद, इन लोगों ने योग को किया है, रिसर्च में लाए हैं, तभी इनको फायदा मिला है। तो आप समझेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। जैसे कुबलियानंद कहते हैं कि जब योग को किसी के सानिध्य में किया जाए तो वह आपके लिए लाभकारी होता है, और यदि किसी अनजान अर्धज्ञानी व्यक्ति से सीखा जाए तो आपके लिए एक नुकसानदायक, कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि शरीर के साथ हमने उसको छेड़ दिया। तो योग करें, निरोग रहें और जीवन को सुंदर बनाएं। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें आगामी जो वक्ता आने वाले हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि योग की बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती हैं और हमें सीखते रहना है। यदि आप शिष्य बने रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक बात यही याद आती है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ज्ञान का दीपक है, गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, सभी गुरुओं को नमन करते हैं कि जीवन में आने वाली हमारी जो परेशानियां हैं वह परेशानी गुरु दूर करें। जो शरीर भारी है, जो हमारे आसपास हैं,
हमारे परिवार के लोग हैं, शिक्षा देने वाले हैं, सभी हमारे गुरु हैं। तो गुरु के द्वारा बताई हुई बातों को समझें और हमेशा सीखने का प्रयास करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपने देखा एक भरा हुआ फलों से वृक्ष सहेज ही झूल जाता है, पर एक खजूर का वृक्ष तना हुआ रहता है, फल भी उसके दूर है। योग से सिर्फ इतना अंतर आता है कि आप यदि ताड़ हैं तो लदे हुए पेड़ जरूर बन जाएंगे, आप केले के वृक्ष बन जाएंगे। जिस प्रकार कितनी आंधी आए, तूफान आए, केले का फलदार वृक्ष झुकेगा जमीन तक झुकेगा, फिर पुनः खड़ा हो जाएगा। खजूर उस ज्ञान को पर सही ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान तो बहुत है, पर हमें लेना क्या है, हमारी जरूरत क्या है। दूध पीने के बाद पानी को छोड़ देता है, तो योग के द्वारा भी हम शुद्धता को ग्रहण करते हैं, अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं और बुराइयां सहज छूटती जाती हैं। तो तरत तरत अभ्यास करें, अर्थात जितना आप अभ्यास करेंगे उतना फायदा होगा। तो प्रयास करें और जीवन को आनंदित करें। तो पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना। राजमाता अहिल्या योग केंद्र को पढ़ाई कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर इनके कार्य को इंदौर से पूरे देश में फैलाए। इनके साथ में कई योग प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें तो एक दिन वह दूर नहीं कि आप भी उस मील के पत्थर साबित होंगे जो एक योग की मुहिम चल रही है। आप लोग भी एक समाज के लिए प्रेरक बन सकते हैं। आप प्रेरक हो, क्योंकि एक कदम जब हमने बढ़ा दिया है, अब कदमों की कमी नहीं। एक कदम जब बढ़ा दिया है, अब कदमों की कमी नहीं। अब चल दिए हैं यूं हम, तो कारवे की जरूरत नहीं। कारवा तो खुद ही बन गया। सहज जुड़ते जाएंगे हम, सहज हमारे अंदर आनंद आएगा, सहज प्रकाश आएगा। वह दिन दूर नहीं जब योग का परचम देश से देश के बाहर भी जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः एक बार नमस्कार।